जावेद इकबाल हूँ सर। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया कि आपको जो समाजी तंजीम या बोर्ड का दबाव है और आपने कुछ लोग क्रिकेट जो प्रेशर क्रिकेट बोर्ड डाल रहा होता है तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जाके वहाँ खेलना पसंद कर रहे होते हैं, तो आपने ये डील की है तो ये ऐसा कोई दबाव था आप पे? नहीं, मुझे थ्रू आउट अपने पूरे कैरियर में किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं रहा। सारे डिसीजन मैंने खुद लिए हैं अपने पूरे कैरियर में, और ये डिसीजन भी मैंने खुद लिया है। मुझे मेरी लाइफ में जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई फोर्स कर सकता है कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये डिसीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उस तरह का एक्साइटमेंट लेवल एज के साथ साथ जो है वो नहीं मतलब कम होता रहता है एक्साइटमेंट लेवल। लेकिन मैं ड्रॉप होने के बाद भी 3-4 साल डोमेस्टिक में सारा खेलता रहा, वो इसलिए भी कि टीम में कम बैक कर सकूं, और इसलिए भी क्योंकि मतलब ये गेम से मुझे प्यार बहुत है, तो मैं ये गेम खेलना चाहता था। लेकिन अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एज के साथ साथ आपका पैशन, आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम होता है। तो इसके हिसाब से कि लोग आपको बोलें कि यार अब टाइम आ गया है, आप खुद ये सोचिए कि टाइम आ गया है, और ये बेहतर डिसीजन होता है। पहले तो मुबारकबाद आपके कामयाब कैरियर पे। आपने कहा साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और यकीनी तौर पे एक आध दिन में मीटिंग भी अटेंड करेंगे। जी जी। नेशनल T20 कप में आप थे, बहुत सारे परफॉर्मर्स आए, साहिबजादा फरहान थे, शहाब ने हाईएस्ट विकेट टेकर फिनिश किया, अहमद शहजाद की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है सोशल मीडिया पे। तो आप वाहिद सेलेक्टर होंगे, कंसल्टेंट होंगे जिन्होंने इनको करीब से देखा है खेलते हुए और उनके साथ भी खेला है अगेंस्ट। तो क्या वोकल करेंगे जब मीटिंग होगी, इन परफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे, बैक करेंगे और कैंप में इनको बुलाएंगे? खासकर अहमद शहजाद की बात हो रही है, साहिबजादा फरहान की बात हो रही है। देखिए, ये तो अभी तक मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे इसका आइडिया है नहीं किस तरह से प्रोसेस होगा, क्या होगा। वो तो जब मीटिंग होगी उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह का रोल जो है वो मुझे दिया जाता है या बाकी सेलेक्टर्स को दिया जाता है। जहाँ तक आपने बात की डोमेस्टिक में, तो ऑब्वियसली जो लड़का भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल सेलेक्टर्स की नज़रों में है, और इट्स अबाउट के चांस और उस वक्त टीम की क्या रिक्वायरमेंट है कि क्या उस वक्त किस प्लेयर की ज़रूरत है टीम को। तो वो सब चीज़ें जब एक दफ़ा मीटिंग हो जाएगी तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्योंकि मैंने मीटिंग अटेंड की नहीं है और मैंने अभी तक ऑफिशियली जो है वो उनको ज्वाइन किया नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता। असद, आपने टेस्ट क्रिकेट को फौकियत दी, बाकी फॉर्मेट्स के अलावा हमने देखा कि आपने आखिरी जितना भी अपना कैरियर था उसमें ज़्यादा फोकस जो है टेस्ट क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट से, जहां खिलाड़ी छोड़ के दूसरे फॉर्मेट को फोकस कर रहे थे, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट को फोकस किया और हुआ ये कि एक फॉर्मेट से ड्रॉप हुए और कम बैक भी नहीं हो सका, उसके बावजूद आपने अच्छे किए थे। तो एक लेवल था जब आपको तेंदुलकर से तशबीह दी जा रही थी और बात की जा रही थी, सारी चीज़ें की जा रही थी। अब आप एक ऐसे रोल के अंदर आए हैं जब आपको अभी रिसेंटली इससे आप गुजरे हैं कि कैसे प्लेयर के ऊपर इतना इन्वेस्ट होता है, वो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनता है, और बनने के बाद जब वो टेस्ट क्रिकेट को फौकियत देता है और एक दफ़ा ड्रॉप होता है तो वापस कम बैक ही नहीं कर पाता। तो आप किन चीज़ों के ऊपर चाहेंगे कि एज अ जब सिलेक्टर बने तो वो चीज़ें जो आपने एज अ प्लेयर फेस की हैं उनको तब्दील करें? देखिए, आपने मेरे ड्रॉप होने की बात की, तो जब मुझे ड्रॉप किया था तो मुझे ये बोला गया था कि आपकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं है, तो आप डोमेस्टिक में जाएं और जाके रन्स करें। तो जैसे आप रन्स करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आप टीम में आएंगे। तो मैं डोमेस्टिक में आया, मैंने परफॉर्मेंस भी की। पिछले 3 साल के अगर आप काइजन ट्रॉफ़ी के मैचेस उठा के देख लें तो अच्छी थी परफॉर्मेंस। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई थी तकरीबन महीने 1.5 महीने पहले, उन्होंने बोला पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर बड़ा अच्छा कर रहा है अभी, और अभी ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं भी नहीं, इतनी जल्दी चेंज करेंगे भी नहीं, और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी। अगर आप किसी प्लेयर को लेके आते हैं तो उसे प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। तो ये मेरी बात हुई थी, तो मैंने आके डोमेस्टिक खेला। फिर दोबारा उन्होंने पिक किया नहीं किया, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन जो मेरे हाथ में चीज़ें थी, डोमेस्टिक खेलना, परफॉर्म करना, वो मैंने किया। और इसके अलावा दूसरा आपने क्या सवाल? सिलेक्टर आप कौन सी चीज़ें चाहेंगे तब्दील हो जो आपने फेस की हैं वो और किसी प्लेयर के साथ ना हो? देखें, वही बात कि सिलेक्शन की जो आपने बात की, वो अभी तक मैं उसमें गया नहीं हूँ ना, तो मुझे उसका आइडिया है नहीं पूरा कि वो किस तरह की क्या क्राइटेरिया है, मेरा क्या डोमेन है, चीफ सेलेक्टर का क्या डोमेन है। तो वो जब मीटिंग्स हो जाएंगी तो मैं आपको थोड़ा बेहतर जवाब दे सकूँगा। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या जॉब है और किसने कितना इनपुट देना है अपना वहाँ पे। सर, कौन सा मोमेंट था रिसेंटली जहाँ पे आपने रियलाइज किया कि मतलब बूट साइन कर देते? कोई एक लम्हा आता है, कोई एक मोमेंट आता है जब आपको वो रियलाइजेशन हुई, तो वो आपका कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइजेशन हुई कि यार अब मेरा वक्त आ गया, मुझे रिटायर होना? दूसरा, थ्रू आउट 13-14 साल के इस कैरियर में
हाईएस्ट पॉइंट आपका कौन सा रहा जो आप हमेशा याद करके शेयर करेंगे, और लोएस्ट मोमेंट कौन सा था जिसको आप हमेशा रिग्रेट करेंगे? फैजान भाई, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टेस्ट में बनी थी तो वो कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट था, क्योंकि जो है वो जिस तरह मैंने बताया वो प्रोसेस से पूरा गुजरने के बाद और फिर नंबर 1 बनना, और उसके बाद वर्ल्ड कप 2011 में जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से तो लोगों का इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं टीम के ऊपर, क्योंकि उसमें भी नए प्लेयर थे, लेकिन वहाँ जो हमने फिनिश किया सेमीफाइनल में, तो वो एक ऐसा मोमेंट है कैरियर का जो हमेशा मुझे याद रहेगा। लोएस्ट पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है कि मैं उसको बोलूँगी यार ये लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि एज अ प्लेयर आप जब खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम में तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती आपकी लाइफ में, तो सब अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला सवाल, सॉरी फैजान भाई, आपने क्या कौन सा लम्हा था जिसमें आपको रियलाइज हुआ कि बस अब फैजान भाई ये सीज़न शुरू होने से पहले मैं डिसाइड कर चुका था कि ये मेरा लास्ट सीज़न होगा, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा था कि यार अब एक सीज़न मज़ीद मैं खेलूँ और जो कुछ मेरे अंदर जो स्किल्स और जो कुछ फिटनेस वगैरह बाकी है वो इस साल पूरा लगा के और एक अच्छे नोट पे फिनिश करूँ अपना कैरियर। अच्छा भाई, अब तो क्योंकि अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो फिलहाल तो आपने दबाव नहीं होगा, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो लेफ्ट कर दीजिएगा। लेफ्ट है वैसे टेस्ट करिए, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हुए लेफ्ट बहुत खेली पड़ती। 77 वैल्यूएंट टेस्ट आपने माशाल्लाह खेले और एक लंबा अरसा नॉन स्टॉप मतलब बगैर ड्रॉप हुए आप खेलते रहे, फिर एक मौका आया कि आप ड्रॉप हुए, उसके बाद दोबारा आपको कमबैक नहीं मिला। उसी अरसे में कई क्रिकेटर्स को, एक आधा नहीं, कई क्रिकेटर्स के फेलियर्स के बावजूद उनको बार बार मौके मिलते रहे। अब मैं फिर कहूँगा आप चाहे तो जवाब दीजिएगा, चाहे तो लेफ्ट कर दीजिएगा। समझते हैं कि ये कराची का होना एक बड़ी वजह होती है कि कराची वाले क्रिकेटर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी बाकियों को मिल जाती है, और शायद यही एक आपके साथ भी होगी। और साथ ही आपका डोमेन तो भी सिलेक्शन का होना है, बट जब आप सिलेक्शन कमेटी में जाएंगे तो दिशान और बात पूछ रहे थे, एज अ डमी सिलेक्टर होंगे या बोर्ड सिलेक्टर होंगे, क्योंकि आपका पूरा करियर बड़ी शराफत से गुजरा है और उस शराफत की कीमत ये हुई कि आप 100 टेस्ट नहीं खेल सके। बड़ी लंबी स्पीच की आपने। तो देखें, वही सिलेक्शन वाली बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो जो है अभी बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकता उसके ऊपर मैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे। और दूसरा आपने जो शुरू में बात की कि कराची वाली, देखें हर किसी के पसंद के और नापसंद के प्लेयर तो होते हैं, आपके भी डिपार्टमेंट के कुछ प्लेयर मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पसंद करते होंगे, तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है कि आपको जो है कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, कुछ कम मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो चीफ सेलेक्टर है या जो बोर्ड है वो किस प्लेयर को किस तरह देख रहा है। तो यही है, देखिए एज अ प्लेयर तो मैं इस चीज़ का आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों के हाथ में था सिलेक्शन वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि मेरा कमबैक क्यों नहीं हुआ या उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों कंसीडर नहीं किया गया। मुझे जो काम करने को बोला गया था कि आप आके डोमेस्टिक खेलें और उसमें परफॉर्मेंस करें, वो मैंने कराची के होने की वजह से नहीं हुआ था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा ऐसी कोई बात। असद, इससे पहले काजम ट्रॉफी के सीजन में सरफराज अहमद कप्तान थे, अब आप कप्तानी करें, सरफराज से आपकी बातचीत कुछ हुई थी या होती थी इस इवेंट के दरमियान, कुछ टिप्स वगैरह आपने उससे लिए? दरमियान तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वनडे में वो कप्तान था, तो जब वनडे ख़त्म हो रहे थे तो 2020 की टीम बन रही थी, तो उसका भी इसमें सब कुछ शामिल था, टीम किस तरह बनानी है और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ पे बिजी है, तो हमारी कोई बात हुई नहीं। लेकिन ग्रुप में वो जब हम मैच जीते थे तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज के आते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई बात नहीं। लेकिन जब ये टीम बन रही थी उसमें उसका था इनको बिल्कुल। अच्छा असद, सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट की और अच्छे नोट के ऊपर आप खैर बात कह रहे हैं और नई इनिंग्स का आप आगाज़ कर रहे हैं। और पीसीबी में ये होता है कि अक्सर बात नहीं मानी जाती तो काफ़ी सारे लोग खुद मायूस होकर छोड़ भी चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ की आपके सामने एक मिसाल सामने थी कि वो कमेटी में थे और कोई बात नहीं माना था, तो फिर वो मायूसी हो गए, उन्होंने खैर बात कह दिया था, फिर वो दूसरा उन्होंने डायरेक्टर बन गए। तो अब आप बताएं कि अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप भी मायूस नहीं हो जाएंगे? नहीं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर बात ही नहीं मानी उन्होंने तो यही तो बात है, कहीं मायूस नहीं हो नहीं। जाएंगे? देखिए, मैंने आपको यही बताया कि अभी तक कोई साइन नहीं किया और कोई मीटिंग नहीं, तो मुझे क्लैरिटी इसकी है नहीं अभी इतनी ना। तो जब एक मीटिंग हो जाएगी मुझे ज़रा स्ट्रक्चर पूरा पता चल जाएगा किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या करना है, तो मैं थोड़ा आपको वाज़ेह बता सकूँगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने भी बात की थी डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, तो ये प्रायोरिटी होगी कि डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से उनको ज़रूर देखा जाए।
असद, आपने गुज़िश्ता 2-3 सालों में अपने आप को T20 फॉर्मेट में भी काफ़ी अपग्रेड किया है, लेकिन फिर भी PSL की कोई फ्रेंचाइज लेने को तैयार नहीं थी। क्या लगता है आपके करियर में PSL ने आपके साथ ज्यादती की है? नहीं, लेकिन PSL तो मैं खेला हूँ शुरू के 3-4 साल, हाँ 3-4 साल खेला हूँ। उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी मुझसे। लेकिन आपने आखिरी 2-3 साल की बात की थी, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं बना, तो मैं खुले ही खेलना है। देखिए वो अब असल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट इवॉल्व हो गया है, तो अब आप बैट्समैन भी देखें, डिफरेंट शॉट्स ट्राई करें, लेकिन मैं जो खेला हूँ वो ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, तो अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट पे मैं उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिस तरह से टेस्ट करा। सर आपने सबका साथ ज़्यादा खेले, तो बहुत सी ऐसी इनिंग्स होंगी जो आपके लिए भी यादगार होंगी, और आपकी इनिंग अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया वाला 137 याद आता है जो एडिलेड में आपने पिंक बॉल टेस्ट मैच में किया था। तो आप उसका बैकग्राउंड जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आगे आपके क्या प्लान है फ्यूचर में बीइंग अ सेलेक्टर? कौन से ऐसे यंगस्टर हैं जिन पर आपकी नज़र होगी डोमेस्टिक क्रिकेट में? सर वो सेलेक्टर वाला जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि 1 जनवरी के बाद इस पर बात करेंगे, अभी तो मुनासिब नहीं है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसका। दूसरा, आपने कैरियर हाईलाइट की बात की टेस्ट क्रिकेट में, तो वही जो 137 वाली इनिंग आप मुझे याद करवा रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत अच्छी चीज़ भी ऐसा याद है, और मतलब ये ऐसा कि यार अगर वो हो जाता उस मैच में, अगर हम जीत जाते, क्योंकि वो सबसे बड़ा टोटल हम चेस कर रहे थे, तो वो चीज़ एक ऐसी ज़िंदगी भर याद रहेगी, लेकिन अगर फिनिश हो जाता तो और भी अच्छा रहता। पहले तो शानदार कैरियर के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का ये रिकॉर्ड, ये 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो आपके साथ लेके जा रहे हैं। क्या फीलिंग है नंबर 6 पे बैटिंग करना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हर जगह सेंचुरियां करना? सर आपने इन 2 रिकॉर्ड्स पर अपनी मेमोरीज और अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। जावेद भाई का रिकॉर्ड था ये मोस्ट कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच का, तो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे तो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कि जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा प्राउड एक चीज़ है कि मैं हमेशा इसको याद रखूँगा, और जो है ये हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी ये चीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप टेस्ट मैच में अपने रस को कंप्लीट करते, वो नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उसका कोई नहीं कोई अफसोस नहीं। 5000 आया तो लोगों ने बोलना था थोड़ा और, लेकिन ये नंबर्स तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मैं अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट असद। थैंक यू।